वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। तो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की इकोनॉमी है उसका चैप्टर 3 हम देखेंगे। चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। तो चैप्टर के नाम से ही हम समझ गए हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 1991 में भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया गया जिसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन जो कि उदारीकरण है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो ये शॉर्ट फॉर्म बनती है एलपीजी। तो पहले हम ये जानेंगे कि इस आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम जानेंगे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये है क्या, इन्हें एक एक करके हम समझेंगे और इसके बाद इनके क्या कुछ परिणाम हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। तो आर्थिक सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद सरकार ने जो अपनी अर्थव्यवस्था का मॉडल चुना वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी उसमें सरकार और बाजार दोनों की भूमिका थी। लेकिन भारत में सरकार ने ज़्यादातर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को अपने अंतर्गत रखा और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्यम थे वो भी सरकारी थे, यानी कि सरकार का जो हस्तक्षेप था अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक था और सरकार का किसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप होना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो 1980 का दशक आते आते सरकार पर इतना वित्तीय संकट गहरा गया कि वो अपने व्यय जो उसके खर्च हैं, है ना, जो कि सरकार की आय से बहुत ज़्यादा अधिक हो गए थे, उनको पूरा करने के लिए या तो उधार ले रही थी या फिर करों में वृद्धि कर रही थी, जिससे कि दिन प्रतिदिन की जो वस्तुएं थी उनमें महंगाई बढ़ रही थी। फिर दूसरा जो सार्वजनिक उद्यम थे उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, है ना। और सरकार का जो आयात था उसका खर्चा भी बहुत अधिक हो गया था, जबकि जो निर्यात से होने वाली आय थी वो बहुत कम थी। तो ऐसे में जो भुगतान संतुलन था उसका संकट भी उत्पन्न हो गया। ठीक है। और हालात इतने बदतर हो गए कि सरकार के पास कच्चा तेल जो पेट्रोल है और ऐसी आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात करने के लिए, यानी कि पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तु का आयात करने के लिए 15 दिन का भी विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है वो नहीं बचा था, यानी कि उनके पास 15 दिन के भी पैसे नहीं बचे थे पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तु का आयात करने के लिए। तो इतने बड़े वित्तीय संकट में भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, IMF, उसके द्वार खटखटाने पड़े। लेकिन उसने कहा मैं ठीक है आपकी मदद तो करूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा जो आपकी ज़रूरत है आपका संकट दूर करने के लिए, लेकिन आपको भी कुछ शर्त माननी पड़ेगी। IMF ने कुछ भारत सरकार पर शर्त रखी कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार लाने होंगे। आपने जो इतने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उन्हें कम करने होंगे, जो इतने बाहर से आने वाली कंपनियों पर टैक्स लगा रखा है उन्हें कम करना होगा, और जो आपने सारे क्षेत्रकों को इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अपने हाथ में ले रखा है उन्हें कम करना होगा। ठीक है। तो ऐसी कुछ शर्तें रखी जिस पृष्ठभूमि में फिर ये सरकार ने LPG की नीति अपनाई। ठीक है। तो ये तो आप पृष्ठभूमि तो अब जान गए इसकी क्या है। अब आगे देखते हैं हम उदारीकरण, निजीकरण और इन सब के बारे में। तो शॉर्ट में हम एक बार फिर देख लेते हैं कि 1991 की LPG नीति अपनाने के क्या कारण थे। पहला, विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना। दूसरा, पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तु के आयात के लिए रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात के भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। सरकार का व्यय आय से अधिक हो गया था जिस कारण कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई और हमारी जो इससे विकास की रणनीतियां हैं उनकी संपूर्ण दिशा ही बदल गई थी। तो फिर ये जो परिस्थिति है इनमें सरकार IMF का पास गई और वहाँ से उसने $7 बिलियन का ऋण मिला। ठीक है। भारत सरकार को कितना ऋण मिला IMF से? $7 बिलियन का। लेकिन इसने कुछ शर्त रखी जैसे उदारीकरण, निजीकरण, विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति। तो भारत ने शर्तें मानी और नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। ठीक है। तो उदारीकरण क्या है? लिबरलाइजेशन। तो आप जानते ही हैं कि पहले जो है सरकार ने बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन कर रखे थे, नियमन, आर्थिक गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा नियम थे, लाइसेंस लेने पड़ते थे। आपको कोई भी उस समय अगर कुछ भी खोलनी है छोटी मोटी फैक्ट्री तो लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है।
तो उदारीकरण में ये कम कर दिए गए। ठीक है, ये क्योंकि ये जो होती हैं लाइसेंस लेना, छोटे छोटे उद्यमों को लगाने के लिए भी लाइसेंस लेना, रूल रेगुलेशन फॉलो करना, ये आपके विकास के मार्ग में बाधा बनते हैं। तो उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। शॉर्ट में आप कह सकते हो कि जो लाइसेंस की प्रथा थी, लाइसेंस लेने की, उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, फिर है आपका निजीकरण। तो निजीकरण का क्या तात्पर्य है? प्राइवेटाइजेशन। इसमें किसी सार्वजनिक उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना और निजी हाथों में या बाजार में इसे मुक्त छोड़ देना। ठीक है, मतलब सरकार अपना उसमें स्वामित्व नहीं रखती है, उसका प्रबंधन कोई निजी आदमी या कोई व्यक्ति को सौंप देती है। ठीक है, तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं? इससे वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण, प्रबंधन क्षमता बढ़ जाती है और एफडीआई को भी बढ़ावा मिलता है ना। फिर वैश्वीकरण में इसने क्या करा? तो किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है वैश्वीकरण को, जो एक जटिल परिघटना है। तो वैश्वीकरण उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और एक करना। तो इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क का सर्जन होता है। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। तो वैश्वीकरण में क्या था? अब से पहले जो बाहर से कोई कंपनी अगर भारत में आ रही थी, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो वही आईएमएफ ने शर्त रखी थी, आप उन टैक्सों को ख़त्म कीजिए, अपने यहाँ इन कंपनियों को लगाने दीजिए, है ना, इन्हें कम कीजिए टैक्सों को। और जो आप बहुत ज़्यादा प्रशुल्क लगा रहे हैं, टैरिफ है, कोटा है, उन्हें समाप्त कीजिए। ठीक है, अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलने दीजिए, है ना। तो उससे ये वैश्वीकरण शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके क्या कुछ परिणाम हुए, अब उन्हें देखते हैं। तो सुधार के बाद यद्यपि हमारी जीडीपी में तो वृद्धि हुई, है ना, ये तो मानने की है कि जो हमारी जीडीपी थी उसमें वृद्धि होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी अनेक विद्वानों ने इसे बात पर ध्यान दिलाया कि ये जीडीपी में तो वृद्धि हुई लेकिन रोजगार के पर्याप्त अवसर सर्जित नहीं हो पाए, यानी कि रोजगार उतना नहीं बढ़ा जितनी जीडीपी में वृद्धि हुई। फिर कृषि में इसके क्या परिणाम हुए सुधार के? तो सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की जो समृद्धि दर थी वो कम ही होती गई। ठीक है, सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना पर जो व्यय था वो भी कम हो गया, जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता था वो कम हो गया था सुधार के काल के बाद। किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अब ये विदेशी वस्तुओं के लिए भारत के दरवाजे खुल गए थे, तो वहाँ से जो वस्तु आ रही थी उनसे भी अब कंपटीशन करना था किसानों को, उन वस्तुओं से करना था, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर निर्यात हेतु जो खाद्यान्न फसलों की जगह जो नकदी फसलें हैं उन पर जोर बढ़ गया, इससे खाद्यान्न कीमतों पर भी दबाव बढ़ गया। ठीक है, उद्योगों में सुधार के परिणाम की बात करें, क्या कुछ इस पर असर पड़ा? तो औद्योगिक समृद्धि दर में भी कुछ शिथिलता आई। ये औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण हुआ। और मांग में गिरावट के क्या कारण थे भाई? जैसे सस्ते आयात, अब बाहर से वस्तु आ रही थी वो सस्ती थी, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, तो उनसे कंपटीशन बढ़ा, है ना। अब लोग सस्ती और अच्छी चीज़ लेना पसंद करेंगे, है ना, तो भारतीय वस्तुओं की मांग कुछ कम हो गई, तो भारतीय उद्योग में इससे शिथिलता आ गई। और ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ। धन्यवाद।